हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट एशिया के बारे में। मेरा नाम है ब्रिजेश। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका सिविल्स आईएएस एकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट एशिया के बारे में। इसके पहले हमने लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 लेक्चर अटेंड कर लिया था एंड दिस वुड बी द 4th लेक्चर। और हम इसमें आज जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि एशिया का वेस्ट एशिया जो पोर्शन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिहाज से है और आपके प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट वहाँ से बनाए जा सकते हैं, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, एशिया के वेस्ट एशिया के माउंटेन्स वगैरह, प्लेटूज वगैरह, डेजर्ट, रिवर, लेक या सीज ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के सीज वगैरह क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स वगैरह जिस पे हमने पहले चर्चा कर ली है उसको भी जानेंगे, समझेंगे। और कुछ गल्फ़ वगैरह भी, गल्फ़ और बे में मैंने आपको अंतर बताया ही था। गल्फ़ क्या होती है, बे क्या होती है और स्टेट्स क्या होती हैं, इनमें हमने चर्चा कर ली है। और आज देखेंगे हम लोग वेस्ट एशिया के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को जिसमें हम पढ़ेंगे और जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, अपने भी करिएगा, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनको भी करवा दीजिएगा। और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना हमें मोटिवेट करता है ताकि हम अपने चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें और आप तक अपने ज्ञान को और अपने जो भी नॉलेज हमारे पास है, हमारी टीम के पास है, आप तक पहुंचाया जा सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आपको आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, दूसरों तक भी भेज दीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपकी दूसरों तक भेजने से हो सकता है उस बंदे को भी या उस बंदी को भी आपकी वीडियो पसंद आ जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं, समझते हैं वेस्ट एशिया के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग। आज हम देखेंगे कि हमारे कंटेंट्स में यानी वेस्ट एशिया में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेस्ट एशिया का इंट्रोडक्शन, यानी वेस्ट एशिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लैंड में माउंटेन्स वगैरह, डेजर्ट, प्लेटूज और पेनिनसुला, ठीक है, पर्वत, रेगिस्तान, पठार और प्रायद्वीप, इन सब के बारे में हम समझेंगे। फिर थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडी में हम सी को पढ़ेंगे, फिर रिवर्स को, लेक को, बे या गल्फ को, इन सब को हम 1 by 1 करके क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट यानी वेस्ट एशिया में कौन सी क्लाइमेट होती है। मेजरली मैंने आपको बताया कि 2 क्लाइमेट यहाँ पे होंगी, एक क्लाइमेट होगी इक्वेटोरियल और दूसरी होगी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मेजरली 2 ही क्लाइमेट मैक्सिमम पाई जाती है सेक्शन में। इसके बाद हम आ जाएंगे रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स में आपका यानी कौन कौन संसाधन होंगे। संसाधन में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल होता है वेस्ट एशिया में, और इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या होता है और कौन कौन सी इंडस्ट्री किस किस सेक्शंस में पाई जाती हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे लास्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो होते हैं। इस एरिया में थोड़ा इम्पोर्टेंट पोर्ट्स वगैरह भी हैं, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह भी हैं। और लास्ट में हम देख लेंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज़, थोड़े इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी यहाँ पे पढ़ते हैं जो अक्सर न्यूज़ में बने रहते हैं, तो उनको हम लोग अटेंड कर लेंगे, समझ लेंगे कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटीज़ होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस कंटेंट में इतनी टॉपिक को आज ही कवर करेंगे और देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कैसे आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे, समझते हैं अब 1 by 1 करके। आगे चलने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन है, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक है अशोका सिविल्स आईएएस एकेडमी पर। आप जा कर के यहाँ पर आप जितनी भी PDF हमारी क्लास की होती है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। इसके बाद फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। यूट्यूब आपका चैनल देख ही रहे हैं आप, इसी नाम से है। और फिर ट्विटर भी है मेरा अकाउंट, इस नाम से आप मुझे फॉलो वहाँ पे कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट हमारा है, आप चाहें तो इस पर कोई मेल या जीमेल कोई क्वेरीज हो आप हमें भेज सकते हैं। और वेबसाइट हमारा सेम इसी नाम से है। ठीक है, और एक चैनल आपका यहाँ पे भी है व्हाट्सअप चैनल। आप इसमें नया सेशन आया हुआ है, नया चीज़ चल रहा है, नया एप्लीकेशन में अमेंडमेंट किया गया है। तो आप देखेंगे कि व्हाट्सएप के चैनल को भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मेरा सेम ही है।
ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं और हमसे अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे हम लोग अपनी क्लास में। तो आगे चलने से पहले हम समझ लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया है। मैंने आपको बताया कि एशिया हम लोग कवर कर रहे थे और एशिया में हमने जो टॉपिक कवर कर लिया था, पहले हमने एक क्लास लिया था, पूरा एशिया के बारे में समझाया था। इसके बाद सेकेंड क्लास में मैंने आपको इस सेक्शन में पढ़ाया था, इस वाले सेक्शन में। इसे आप क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इसको बोलते हैं। इसका मैंने क्लास अटेंड कर लिया था, आपको समझा दिया गया था। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो देखिए, उसके बाद वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक पढ़ लिया था। तो फिलहाल आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैंने बताया था। इंडिया जो पोर्शन है साउथ एशिया में पड़ता है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद। और ये वाला हम लोग पढ़ने वाले आज क्लास में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेक्शन पड़ता है, इसको आप बोलते हैं वेस्ट एशिया। क्या बोलते हैं? वेस्ट एशिया, या इसको आप मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट भी पढ़ते हैं। तो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट भी से कहा जाता है। इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, ओके, चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट्स को। अब हम लोकेशन देख लिए कि कहाँ पे ये वेस्ट एशिया पड़ता है, कहाँ पे और मिडिल ईस्ट पड़ता है। तो इसको हम लोग जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो एक बार इस मैप पे भी नज़र डाल लीजिए, देख लीजिए। ये पूरा ग्लोब का मैप है, कहाँ पे कौन कौन से कंटिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, और कहाँ कहाँ पे कंट्रीज़ का या सेक्शंस वाइज जो बांटा गया है वो सब चीज़ें कहाँ पर हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको मिडिल ईस्ट दिख रहा है। तो ये जो सेक्शन जितना दिख रहा है, यही क्या आपका, ये मिडिल ईस्ट है, यानी वेस्ट एशिया है। तो यही आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सेक्शन वाइज पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर क्लियर हो सके। ठीक है, ओके, तो अब हम सबसे पहले वेस्ट एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मैप जो होता है उसको समझ लेते हैं। पॉलिटिकल मैप मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर आप फिजिकल मैप देखते हैं तो फिजिकल मैप में आपके माउंटेन, डेजर्ट, रिवर्स, लेक्स, पेनिनसुला या और भी फिजिकल फीचर्स वहाँ पे मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं तो पॉलिटिकल मैप में आपके क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे किसी कंट्री का जो बॉर्डर है वो एरिया मिल जाएगा, किसी कंट्री का बॉर्डर किसी दूसरे कंट्री से लगा हुआ वो सेक्शन मिल जाएगा, कितना कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कैपिटल किस कंट्री की हैं वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल मैप में मिलती हैं, या इम्पोर्टेंट सिटीज़ भी इसी में देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री स्पेशली इस वेस्ट एशिया में पड़ रहे हैं। तो वेस्ट एशिया में अगर आप यहाँ से चले देखेंगे तो सबसे पहले पड़ता है यमन नीचे की तरफ, ओमान यहाँ पे पड़ता है, देखते जाइए ध्यान से। इसके बाद सऊदी अरेबिया, इसके बाद आप देखेंगे तो कतर है। ठीक है, इसके बाद यूएई यहाँ पे मिल जा रहा है। फिर उसके बाद आप जाएंगे तो बहरीन है। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे तो कुवैत है। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे इधर तो ईरान है, इसके बाद सीरिया है, यहाँ पे लेबनान है, इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे जॉर्डन हो गया पूरा एरिया, फिर ये हो गया जेरूशलम का यानी इज़राइल वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद इजिप्ट का इतना हिस्सा जो है, हालांकि इजिप्ट कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा ये वाला जो इजिप्ट का एशिया वाले हिस्से में ही पड़ जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद ऊपर आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, तुर्की मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, और फिर इसके बाद आप आएंगे तो सबसे बड़ा सेकेंड नंबर का जो है एरिया के हिसाब से ईरान मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे कंट्री आपने देख लिया कि इतने सारे कंट्री कहाँ पे मिल रहे हैं। ये सब के सब कंट्री आपके वेस्ट एशिया में मिल रहे हैं। कुल कितने कंट्री अगर आप काउंट करेंगे, तो अगर काउंट मैं करना शुरू करूं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी मैंने आपको कितना बताया, 17 टोटल आपके नियर अबाउट 17 यहाँ पर क्या है कंट्री हैं वेस्ट एशिया में जो पड़ते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल इनका बता दिया, कैपिटल बता दूँ इसका, कैपिटल भी कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए एक बार। अगर हम कहें यमन का कैपिटल तो आपको देखना सना, सना जो है कैपिटल इसकी किसकी है, यमन की है। इसके बाद आप देखेंगे तो ओमान, ओमान का कैपिटल क्या है,
मस्कट, ठीक है। ओमान कैपिटल क्या है? मस्कत है। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी है, ठीक है, या इसको आप दुबई वाला भी सेक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आप कतर आएंगे। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है। इसके बाद बहरीन कैपिटल क्या है? मनामा है, ठीक है, पनामा नहीं, यहाँ पे मनामा है। ओके, फिर इसके बाद आप आते हैं सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया का आपको पता है रियाद है, ठीक है। यहाँ इसकी रियाद क्या है? रियाल इसकी वो करेंसी भी है, ठीक है। आप कुवैत आ गए, कुवैत सिटी हो गया। इराक आते हैं, इराक का बगदाद है। सीरिया आते हैं, दमस्कस है। जॉर्डन आते हैं तो जेरूसलम है, ठीक है। इसके बाद इजराइल आते हैं, इजराइल का जेरूसलम है और जॉर्डन का है अम्मान है। इसके बाद आप लेबनान आते हैं तो लेबनान का बेरूत हो जाए, और फिर इसके बाद तुर्की आते हैं तो तुर्की का अंकारा हो जाता है। आप आर्मेनिया आते हैं तो आर्मेनिया का येरेवन है। इसके बाद जॉर्जिया का तिबिसी है, ठीक है। इसके बाद अजरबैजान का है बाकू, और लास्ट में हम आते हैं ईरान। तो ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। तो ये आपने सब कैपिटल्स देख लिया, जो भी वेस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं आपने उनको देख लिया और समझ लिया, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका बॉर्डर किस किस एरिया से लगा हुआ, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। बॉर्डर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और डिटेल करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जल संधि पड़ती है, स्टेट पड़ती है। इस स्टेट का नाम क्या है आप बताइए कमेंट में, मैंने पहले ही बता रखा आपको, ठीक है। एक स्टेट यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रेड सी। रेड सी के बाद जब हम आते हैं कहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी में। तो मेडिटेरेनियन सी में आपको एक यहाँ पे कैनाल मिलती है। कैनाल का नाम क्या है? सुएज कैनाल। इसके बाद हम आते हैं इधर का पोर्शन पूरा घेरते हुए तुर्की वाला, क्योंकि तुर्की यूरोप में न पढ़ कर बल्कि एशिया में ही पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, कौन से कंट्री कहाँ कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर एरिया भी आपको ध्यान से यहीं पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप चले आएंगे एजियन सी से होते हुए कहाँ पर? ब्लैक सी में। ब्लैक सी के ऊपर आपको अजोब सी मिल जाता है। यहाँ से ऐसे घेरते हुए चले आएंगे, यानी यहीं पे काकेशस माउंटेन है, ठीक है। काकेशस माउंटेन से ऊपर चढ़ते हुए चले आएंगे कहाँ पे? कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी के पास आ जाएंगे, यानी कैस्पियन सी से ले करके आप चले आएंगे इधर की तरफ। अब ईरान वाला पोर्शन पूरा लेते हुए चले आएंगे कहाँ पे? अरेबियन सी में। अरेबियन सी। इसके बाद आप आते हैं गल्फ ऑफ अदन में, और इधर गल्फ ऑफ ओमान था, यहाँ पर्शियन गल्फ था, ठीक है। और यहाँ आपने देखा रेड सी है ही। तो इतना जो पोर्शन आपने घेर दिया, ये सब क्या कहलाता है? ये सब वेस्ट एशिया कहलाता है। मैंने आपको बताया इस मैप को आप देख रहे हैं तो इंडिया से किधर पड़ रहा है? इंडिया के वेस्ट की तरफ पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं वेस्ट एशिया में इसका नाम आता है। इसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया से वेस्ट में भी पड़ रहे हैं। ये काफ़ी सारे कंट्री जैसे हैं यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, ठीक है। डेवलप बहुत कभी ऐसे देश इसमें जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इधर सीरिया, ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है अभी तक, ठीक है। तो कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री मैक्सिमम कंट्री यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ इसी मैप में हम बात कर लेते हैं कि कौन सा कंट्री किस किस से बॉर्डर से लगा हुआ है। जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि इस देश का बॉर्डर किस किस कंट्री से लगा हुआ है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी? सऊदी अरेबिया की। तो अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया का बॉर्डर किस किस देशों से लगा हुआ है? तो नीचे की तरफ पड़ जाएगा आपका यमन, इसके बाद ओमान पड़ जाएगा, इसके बाद आप यूएई पड़ेगा, ठीक है, यूएई वाला हिस्सा। इसके बाद आप आते हैं इधर तो कतर पड़ जाता है, बॉर्डर इसी से लगा हुआ है। इसके बाद बहरीन जो है वो भी पड़ता है। फिर उसके बाद आप आते हैं कुवैत सिटी, यानी कुवैत है, ये भी पड़ता है। इधर आते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो पड़ रहा है जॉर्डन का, ये भी पड़ा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो इजिप्ट का जो पोर्शन पड़ता है इधर अफ्रीका वाला, ये भी कहीं न कहीं सऊदी अरेबिया से लगा हुआ है। तो अगर हम क्लॉकवाइज या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलें इधर से तरफ, तो यमन, ओमान, यूएई, कतर, इसके बाद बहरीन, कुवैत और जॉर्डन, और फिर इजिप्ट, इतने कंट्री आपके पड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूरा का पूरा क्या है? डेजर्टेड एरिया है, यानी रेगिस्तान है। और अगर आप देखेंगे एरिया के हिसाब से तो पूरा जो सऊदी अरेबिया है ये वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से मिल रहा है ना? आपको देखने को नहीं दिख रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? ईरान। इवन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सऊदी अरेबिया और ईरान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, लगभग सेम होंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। ओके, अब आप देखेंगे सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया ऊपर से
यानी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। साउथ में चले जाएंगे, साउथ वेस्ट की तरफ, तो आपको रेड सी मिल जाएगा, ठीक है। और साउथ में आ जाएंगे तो आपको अदन की खाड़ी मिलेगी, और फिर इधर मिलेगा, इधर तो मान लीजिए ये सब इधर कंट्री हैं, तो इन सब देशों से घिरा हुआ नहीं है। यानी मेजरली आप देखेंगे 2 वाटर बॉडीज हैं, रेड सी है और पर्शियन गल्फ से, इनसे ये लगा हुआ है, या कह सकते हैं इनसे इसका बॉर्डर टच करता हुआ है, ठीक है, वाटर बॉडी से। आपने कंट्री देख लिया, सबसे बड़ा आपने यहाँ देखा था इराक, इराक का भी बॉर्डर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लगा हुआ है। तो ये सब सारे कंट्री इनसे बॉर्डर लगे हैं और इन वाटर बॉडी से भी इनका बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ओके। अब हो गया हमारी बातें सऊदी अरेबिया के बारे में। अब अगर हम बात कर लें ईरान की, तो ईरान का बॉर्डर किस किस देशों से लगा हुआ है, तो आप इधर से देखेंगे तो कैस्पियन सी से वाटर बॉडी से नॉर्थ में लगा ही लगा है। इसके बाद आप इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान पड़ता है, इधर पड़ता है अफ़गानिस्तान और इधर पड़ता है पाकिस्तान। तो इन सब तीनों कंट्रीज से इस साइड लग जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं साउथ एशिया, या ऊपर चले जाएंगे तो आपका सेंट्रल एशिया मिल जाएगा। इधर तीनों से घिरा हुआ है। इसके बाद आप आते हैं इधर की तरफ, तो आप देखेंगे इधर आते हैं साउथ में तो पर्शियन गल्फ मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर इसके बाद इराक का बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आप देखेंगे तो इराक का बॉर्डर लगा है। यहाँ से फिर यहाँ तक देखेंगे तो तुर्की का बॉर्डर लगा हुआ है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ आर्मेनिया का बॉर्डर थोड़ा सा यहाँ टच करता है। इसके बाद आप आ जाएंगे तो अजरबैजान का बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक टच करता है, और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा है कैस्पियन सी ऊपर से लगा हुआ है। तो अब ये वाला जो हिस्सा आपने घेर दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया ईरान, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसकी कैपिटल तेहरान है। तो आपने सारे बॉर्डर देख लिया, ठीक है। तो इन कंट्री से घिरे हुए हैं, इसको आप मैप को देखा करिए और वीडियो को भी रोक करके देख लिया करिए, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाया करे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं थर्ड जो लार्जेस्ट बॉडी है उसको देखते हैं, तुर्की। तुर्की का बॉर्डर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ किससे लगा हुआ है, ब्लैक सी से लगा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी पूरा होगा। इस साइड आप देखेंगे तो एजियन सी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो वाटर बॉडी से लगा हुआ है। इसके बाद आप आते हैं इधर की तरफ, तो कंट्री कौन सा है, जॉर्जिया है। आर्मेनिया से बॉर्डर लगा है, ईरान से तो यहाँ से यहाँ तक लगा ही था। आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिस्सा जो है वो इराक से भी लगा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो सीरिया से भी इसका बॉर्डर इधर से लेके इधर तक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इराक से, फिर सीरिया से, और कोई बॉर्डर इसका किसी कंट्री शेयर नहीं होता है। तो अब आपने देखा था कुछ ही महीने पहले तुर्की में भूकंप आया था, ठीक है, और बहुत से लोगों की जानें गई थी। तो भूकंप आने का रीज़न क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है भूकंप आने का यहाँ पर कि यहाँ प्लेटें जो है वो 3 तरफ की हैं। देखिए, एक यह हुआ एशिया की प्लेट, यहाँ अफ्रीका की, और उधर यूरोप की प्लेट। देख लीजिए, ये है अफ्रीका की प्लेट, ये है यूरोप की प्लेट, और इधर हम लोग पढ़ रहे हैं एशिया की प्लेट। तो तीनों प्लेट एक जगह पे कन्वर्ट करती हैं, या मतलब कंजर्व करेंगी या डाइवर्ट होंगी। अगर किसी भी कंडीशन होगी तो तीनों कंडीशंस में या दोनों कंडीशंस में क्या होंगी, कोई न कोई हलचल, कोई न कोई मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट जोन है। हॉट स्पॉट का मतलब किस सेंस में, अर्थक्वेक के सेंस में यह हॉट स्पॉट जोन मिलता है। इसीलिए आपने देखा था यहाँ भूकंप, इतने खतरनाक भूकंप आए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया किसका, तुर्की का। तुर्की आपका आधा हिस्सा पड़ता है यूरोप में, आधा क्या मान चलिए कि पूरा हिस्सा पूरे एशिया में ही आता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ओके। अब हम कुछ कंट्री और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। अब देख लीजिए, दूसरा नंबर है सीरिया का। सीरिया का बॉर्डर केवल तुर्की से लगा है, इराक से लगा है, और इधर जाएंगे आप तो लेबनान से भी इसका बॉर्डर लगता है, इजराइल से भी लगता है इसका बॉर्डर, और जॉर्डन से भी इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। यानी कितने कंट्री से, 1 2 3 4 5 कंट्री से सीरिया का बॉर्डर लगा है। सीरिया की कैपिटल क्या है, दमस्कस है। क्या है कैपिटल, दमस्कस, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको मिलेगा जॉर्डन। जॉर्डन का बॉर्डर कहाँ से लगा हुआ है आप देख लीजिए। सबसे पहले आपका सीरिया से लगा ही था, इजराइल से लगा हुआ था, इसके बाद आपको सऊदी अरेबिया से लगा हुआ है, और थोड़ा सा आप देखेंगे तो इजिप्ट से भी लगता है। हालांकि लगता नहीं है, बल्कि यहाँ पे अकाबा की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी, वहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर इसका टच करता हुआ आपको दिखता है जॉर्डन का,
ठीक है, तो जॉर्डन आपने देख लिया। इसके बाद हम आते हैं लेबनान की तरफ से। लेबनान और यहीं भी फिलीपींस पड़ता है। तो लेबनान फिलीपींस का बॉर्डर आप लोग देखेंगे तो इराक से लगा हुआ है और इजराइल से लगा हुआ है, सॉरी सीरिया और इजराइल से लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं कहाँ पे, इजराइल की तरफ। तो इजराइल का बॉर्डर आप देखेंगे, इजराइल का बॉर्डर आपका लेबनान से लगा हुआ है, फिलीपींस वाले क्षेत्र से आपका बॉर्डर सीरिया से लगा है, जॉर्डन से लगा है और इजिप्ट वाले पोर्शन से भी इसका बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे फ़लस्तीन जिसके बीच इसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, डिस्प्यूट हुआ है, कौन कौन से इजराइल और फ़लस्तीन का क्षेत्र है ये वाला है, इसको आप वेस्ट बैंक देखते हैं। हम इसको अभी जूम करके मैप में आगे देखेंगे, ठीक है। ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं कुछ और कंट्रीज़ का बॉर्डर देख लेते हैं, किस किस कंट्री से लगे हुए हैं। इराक देख लीजिए, इराक इंपॉर्टेंट सेक्शन में है, ठीक है। इराक आप देखेंगे नॉर्थ साइड में तो आपको तुर्की से टच करता हुआ यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ से पूरा बॉर्डर यहाँ तक आ जाएंगे तो किससे, ईरान से लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कुवैत से लगा हुआ है। फिर साउथ में चले जाएंगे तो साउथ में आपका किससे लगा हुआ है, रियाद से लगा हुआ है। इसके बाद आप साउथ वेस्ट में चले जाएंगे तो इजराइल जॉर्डन से लगा हुआ है और इधर का पोर्शन पूरा आपका सीरिया से लगा हुआ था। तो इतना पोर्शन आपका आपने देख लिया। तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और सीरिया, इन सारे कंट्री से इराक का बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं और कंट्री को देख लेते हैं। ऊपर की कंट्री आपने छोटा मोटा देख लीजिए, जॉर्जिया का कंट्री है, जॉर्जिया का बॉर्डर लगा किसे, आर्मेनिया से लगा हुआ है, तुर्की से भी लगा हुआ है और आप देखेंगे इधर का जो पोर्शन पड़ता है अजरबैजान का, अजरबैजान से भी लगा हुआ बॉर्डर इसका, ठीक है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको मिल जाएगा आर्मेनिया। आर्मेनिया का बॉर्डर किससे लगा है, जॉर्जिया से लगा है और इसके बाद अजरबैजान से लगा है प्लस तुर्की, इनसे तीनों से घिरा हुआ है ये, यानी इसको हम लैंड लॉक्ड भी कह सकते हैं। लैंड लॉक्ड कौन से कंट्री होते हैं, जो चारों तरफ किसी न किसी कंट्री से घिरे हों उनको हम लैंड लॉक्ड कहते हैं। जैसे इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, आइलैंड होता है। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड पानी के बीचों बीच में पड़ने वाला कोई लैंड मॉस होता है, लैंड बॉडी होती है जिसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी ही पानी होता है। ठीक उसी तरह से लैंड पोर्शन में अगर आप जाते हैं तो कोई कंट्री है और कंट्री चारों तरफ कंट्री से ही घिरा हुआ है, यानी उसका बॉर्डर कहीं भी किसी भी तरह से किसी वाटर बॉडी से टच नहीं कर रहा है, तो हम क्या उसको बोलते हैं, उसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कह सकते हैं। ओके, ऑलराइट। फिर चलते हैं कुछ और कंट्री देख लेते हैं छोटा मोटा, और जो कंट्री जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इधर हम आ जाते हैं बात कर लेते हैं यमन के बारे में। तो यमन का बॉर्डर किस किस देश से लगा हुआ है, तो पहला है ऊपर नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे सऊदी अरेबिया है और फिर लास्ट में ओमान है। इन दोनों कंट्री से का बॉर्डर लगा हुआ और कोई भी कंट्री यहाँ पे बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो ओमान के साउथ में आएगा क्या आपका अदन की खाड़ी, और साउथ वेस्ट में चले जाएंगे या कह सकते हैं वेस्ट में पूरा, तो आपको रेड सी का बॉर्डर मिल जाता है, और इधर आप चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, अरेबियन सी मिल जाता है। तो इससे ये यमन घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओमान की। तो ओमान का बॉर्डर आपका किस किस कंट्री से लगा है, तो पहला है सऊदी अरेबिया से, इसके बाद आप यूएई से इसका बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। आप देख लेंगे फिर नीचे की तरफ तो अरेबियन सागर से, और नॉर्थ में चले जाएंगे तो अदन ओमान की खाड़ी से मिल जाएगा, और यही ओमान खाड़ी से होते हुए आपने देखा था अभी क्या स्टेट होते हुए चले जाएंगे कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में। तो आपने देख लिया है ओमान का बॉर्डर किस किस कंट्री से लगा हुआ है, स्पेशली 3 कंट्री से लगा हुआ है। कौन कौन से, यमन, सऊदी अरेबिया और यूएई, इन्हीं तीनों कंट्री से लगा हुआ है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दुबई क्षेत्र देखिए आपको दिख रहा हो, ये भी इंपॉर्टेंट लोग कमाने जाते हैं दुबई में, ठीक है। ओके, फिर कुछ कंट्री और देख लेते हैं। यूएई का बॉर्डर, यूएई का बॉर्डर आपने देखा केवल 2 कंट्री से लगा हुआ है, एक ओमान से और एक सऊदी अरेबिया से। कतर देखेंगे, कतर केवल एक ही देश से लगा हुआ है, किससे, सऊदी अरेबिया से, और ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कहाँ पे पड़ रहा है, पर्शियन गल्फ में पड़ रहा है। कौन सा बताया मैंने आपको, कतर। कतर यानी दोहा इसकी जो कैपिटल है, ये इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये किस में लगा है, पर्शियन गल्फ में है, और ये केवल एक ही देश से इसका बॉर्डर लगता है, ये सऊदी अरेबिया है। इसके बाद बहरीन देख लें, छोटा सा कंट्री यहाँ मिल जाएगा बहरीन। आप देखें कुवैत का जो सेक्शन जो लगा हुआ है वो केवल इराक से और सऊदी अरेबिया से इसका बॉर्डर टच करता है, ईरान से इसका बॉर्डर टच नहीं करता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसका बॉर्डर किससे नहीं टच करता है, ईरान से नहीं करता है, इराक से करता है, और सऊदी अरेबिया, 2 ही कंट्री से इसका बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। समझ में आ गया।
अब देखिए ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कम से कम आपका एक बार मैपिंग क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। अब ये सब रटना आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता है। एग्ज़ाम में ज़रूरी क्या है कि कौन सा सेक्शन इस समय 1 साल के अंदर में कौन सा सेक्शन कौन सा एरिया वाला इसमें न्यूज़ में बना हुआ है, तो उस एरिया को आप ध्यान से देख लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस 99% तक सक्सेस होते हैं या 99% तक क्लियर रहते हैं। ठीक है, आपने इधर का एरिया देख लिया, ईरान, इराक, अजरबैजान सारे कंट्री आपने इसमें देख लिया। अब आपको एक समझ में आ रहा होगा कि आज ये सारे कंट्री जो हैं एक दूसरे से बाहर बॉर्डर कहाँ कहाँ पे शेयर कर रहे होंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम इस मैप में और आगे देखेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं फैक्ट्स क्या क्या वेस्ट एशिया के बारे में। अभी तक तो हमने मैपिंग देखा, फिजिकल मैपिंग या पॉलिटिकल मैपिंग। पॉलिटिकल मैपिंग आपने देखा, फिजिकल मैपिंग आपको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से, जो मैंने आपको कंटेंट शुरू में बताया था उसके हिसाब से कुछ फैक्ट्स वगैरह हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था पहला हमारा टॉपिक जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, किसके बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया को हम क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। इस कंट्री कौन कौन सी कंट्री हैं इसमें, ईरान है, इराक है, यूएई है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, सीरिया है, तुर्की है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, लेबनान है, इज़राइल है, फ़िलिस्तीन है, कतर है एंड कुवैत है। ठीक है, ये सारे कंट्री आपको कहाँ मिल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में, यानी वेस्ट एशिया के सारे कंट्री हो गए हैं। इनको काउंट कर लीजिए, टोटल कितने मेजरली हैं कंट्री, काउंट करिए, मैं आपके साथ काउंट करता हूँ। ईरान, इराक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मैंने आपको पहले बताया कितने कंट्री हैं, टोटल 17 कंट्रीज़ इसमें मेजरली आते हैं। ठीक है, एक साइप्रस भी आता है मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन साइप्रस को अभी हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, साइप्रस वाला सेक्शन जो आता है, अभी हम उसको देखेंगे कहाँ पे साइप्रस है। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कंट्री क्या है, विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं इसमें है, विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री हैं। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब आपने देखा कि इजराइल में और फ़लस्तीन का युद्ध हो गया। इसके पहले आपने सुना होगा इराक और अलग अलग, जैसे इराक का हो गया, सीरिया का मुद्दा हो गया, इधर भी आपने देखा था। यानी कह सकते हैं कि बहुत अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी वाला क्षेत्र मिलता है ये। ठीक है, इनस्टेबिलिटी वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपका है लैंड और भूमि, लैंड के बारे में। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पर्वत और इसकी उपभूमि या हाईलैंड, माउंटेन कौन कौन से पढ़ते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे अरब का पठार, प्लेटूज वगैरह देखेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं अरब का पठार, जो उपलैंड है या हाईलैंड आता है। ठीक है, अरब एशिया का सबसे पश्चिमी क्षेत्र पठार पड़ता है। कौन सा, अरब का पठार। इसके बाद ये कम वर्षा के कारण यहाँ पे बहुत अधिक शुष्कता है, यानी सबसे अधिक ड्राइनेस है। ड्राइनेस मतलब शुष्क है। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा, एशिया का पश्चिमी क्षेत्र सबसे पड़ता है, कौन सा, अरब का पठार। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ के लिए पड़ जाता है। किस लिए इम्पोर्टेंट है ये आपका समृद्ध पड़ता है। किसके लिए समृद्ध है, ये आपका पेट्रोलियम के लिए ये पोर्शन समृद्ध माना जाता है। पेट्रोलियम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट फैक्ट देखते चलिए, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं माउंटेन्स पे। मैंने आपको पिछली क्लास में जब पहला लेक्चर अटेंड किया था तभी आपको मैंने समझाया था कि जैसे एक आपका हिमालय सीरीज़ है, ठीक उसी तरह से आर्मेनियन सीरीज़ यानी आर्मेनियन नाट भी पड़ती है। तो आपको समझना है कि आर्मेनियन नाट जो है ये कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले आप इस मैप को देख लीजिए। इस मैप में आपको क्या दिख रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है क्या है, ये आपका वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया में आपको जो चीज़ें लिखी गई हैं आप देखिए, यहाँ का जो क्षेत्र है ये वाला, यही क्या है, आर्मेनिया नाट है। क्या है, आर्मेनिया नाट, आर्मेनिया नाट है। आप देखेंगे यहाँ से सीरीज गई इधर की तरफ, इसको बोलते हैं आप क्या, अल्ब्रुज माउंटेन, एल्ब्रुज माउंटेन बोलते हैं। इसके बाद आपको नीचे दिखेगा एक सीरीज माउंटेन की, जाग्रोस माउंटेन। ठीक है, एक एरिया गया है। इसके बाद यहाँ से इधर की तरफ आएंगे तो तौरुस माउंटेन दिख जाएगा। इसके बाद आप आएंगे तो पोंटुस माउंटेन दिख जाएगा। ठीक है, अभी ये जो माउंटेन आपने देखा है, अब आप इसमें देख लीजिए एक चीज़ और है। एक चीज़ क्या है, एल्ब्रुज माउंटेन और जाग्रोस माउंटेन के बीच में कौन सा प्लेटू मिला है,
ईरान का प्लेटू मिल रहा है। कौन सा प्लेटू है? ईरान का प्लेटू मिल रहा है। इसके बाद आप देखें पोंटुस माउंटेन और ताउरस माउंटेन के बीच में अनातोलिया का पठार देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया पठार क्या होते हैं। पठार माउंटेन से 500 मीटर से उनकी ऊंचाई जो होती है वो कम ही होती है। ओके, ऑलराइट, 500 मीटर से उसकी ऊंचाई कम ही होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लेटूज बोलते हैं। तो आपने देख लिया कि एक तरफ है पोंटुस और एक तरफ है, यानी नॉर्थ की तरफ पोंटुस है और नीचे तरफ ताउरस है, बीच में क्या हो गया? अनातोलिया का पठार हो गया। यहाँ पे ईरान का पठार किसके बीच पड़ेगा? माउंटेन एल्ब्रोस और जाग्रोस के बीच में पड़ेगा। अगला पठार एक है पेनिनसुला, इसको आप बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मैंने आपको पहले बताया पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला ऐसा वाटर बॉडी से 3 तरफ से कोई सेक्शन घिरा हो, उसको आप क्या बोलते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। आप इधर देखेंगे तो इधर भी क्या था? रेड सी था, इधर पर्शियन गल्फ था और इधर आपका अरेबियन सी था। इन सबसे घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, और यही सेक्शन सबसे बड़ा पेनिनसुला कहलाता है पूरे एशिया का। राइट, ओके, ऑलराइट। आप कुछ फैक्ट देख लीजिए, क्या क्या फैक्ट इसमें है। मैंने आपको भी बता दिया, एल्ब्रुज माउंटेन, जाग्रोस माउंटेन, पोंटिक मोरस और टॉरस माउंटेन। ठीक है, यही सब यहाँ श्रृंखला निकल रही हैं। इसके बाद पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तुर्की में, जॉर्जिया में, अजरबैजान में, आर्मेनिया में, ईरान में। इन सब क्षेत्रों में जो आर्मेनिया नाट है ये पड़ा हुआ है, यानी मैंने आपको बताया यहाँ पे है, तो आप देख लेंगे सारे कंट्री कौन कौन से यहाँ से हिस्से में आ रहे हैं। ठीक है, अपने पास मैप रख के पढ़िए। ठीक है, मैप रख करके वीडियो देखिए, तब काफ़ी बेनिफिशियल है। ऐसे एंजॉय की तरफ मत करिए। ठीक है, स्टडी एक ऐसा चीज़ है कि आपको बहुत कुछ बना भी सकता है और आपका टाइम वेस्ट भी करा सकता है। अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ कोई और काम कर लीजिए। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? दमवंत, माउंट दमवंत ईरान में एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यानी कि ईरान में एक वोल्केनिक इरप्शन होता है। कहाँ पे? किस माउंट पे? दमवंत माउंट पे। और दमवंत माउंट क्या होता है? कहाँ पर? ये सबसे ऊंची चोटी होती कहाँ पर है? ये ईरान में है। कहाँ पर है ये? ईरान में। ईरान में पड़ती है ये दमवंत चोटी। ईरान कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इस वाले हिस्से में पड़ती है। ओके, आगे चला जाए फिर। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक पे, रेगिस्तान। कौन कौन से रेगिस्तान वेस्ट एशिया में आते हैं, इनको समझ लेते हैं। राइट, ओके। रेगिस्तान के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि रेगिस्तान क्या होते हैं। रेगिस्तान का मतलब जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा ईयरली होती हो, उसको हम रेगिस्तान कहते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं रेगिस्तान कौन सा। सबसे पहला रेगिस्तान क्या है? अरब का रेगिस्तान है, अरबियन डेजर्ट है। अरबियन डेजर्ट एक विशाल रेगिस्तानी जंगल है, जो यह डेजर्ट है यमन से फारस की खाड़ी तक और ओमान से जॉर्डन इराक तक फैला हुआ है। क्या देखा आपने? इसको देख लीजिए मैप में, क्या कह रहा है? अरब का डेजर्ट, अरब का डेजर्ट कह रहा है। ये वाला पूरा डेजर्ट अरब का डेजर्ट होता है, अरबियन यही डेजर्ट है। तो कह रहा है कि अरबियन डेजर्ट क्या है? ये सैंडी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सैंडी यानी इसमें बालू है, सैंड्स वगैरह हैं। एक डेजर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे साल्ट डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? ईरान का डेजर्ट जो पड़ता है। ईरान में 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, एक दस्ते काबीर है ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है दस्ते लूट। 2 डेजर्ट पड़ते हैं यहाँ पे। कहाँ पर? और ये दोनों को दोनों डेजर्ट कैसे हैं? साल्टी है, यानी इसमें नमकीन टाइप का इसका बालू होता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सैंडी है, यहाँ पे केवल बालू है। ठीक है, इनका पानी, इनका जो टेस्ट होगा साल्ट की तरह से होगा। ठीक है, दस्ते कावी दस्ते लूट का, और ये ईरान में पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा डेजर्ट आपने देख लिया यहाँ पर जो अरेबियन डेजर्ट है। अरेबियन डेजर्ट में साउथ की तरफ आ जाएंगे तो आपको मिलेगा रूबल खाली डेजर्ट, और नॉर्थ की तरफ आ जाएंगे तो अल नफूद मिलेगा। ये डेजर्ट दोनों आपके कहाँ किसके हिस्से हैं? अरेबियन डेजर्ट के हिस्से हैं। ठीक है, ये दोनों हिस्से मिल जाते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा एक सीरियन डेजर्ट। सीरियन डेजर्ट यहाँ सीरिया में पड़ जाता है, सिंपल सी बात उसके नाम से है, यानी सब डेजर्ट इसके नाम से ही। याद क्या रखना आपको है? दस्ते काबिर दस्ते लूट दोनों ईरान के डेजर्ट कहलाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, आगे चला जाए। देख लीजिए फैक्ट इसके बारे में, मैंने यहाँ तक बता दिया। रूबल खाली डेजर्ट क्या है? ईरान इसी डेजर्ट का एक हिस्सा माना जाता है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। और ये क्या है? यानी अरेबियन डेजर्ट क्या एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब आप इसके इंपॉर्टेंट डेजर्ट आप यहाँ देख लीजिए। नफूद डेजर्ट है, रूबल खाली डेजर्ट है, सीरिया डेजर्ट है, दस्ते कावी दस्ते लूट, ये सारे डेजर्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, आप वहाँ से इसको
कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और प्लस व्हाट्सएप चैनल आपको बनाया गया है, उसमें भी मिल जाता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड सेक्शन पे। इसमें हम पढ़ेंगे रिवर्स पूरे हम एशिया के हमने थोड़ा सा पहले आपको बताया था। अब स्पेशली हम एक नज़र और देख लेते हैं कौन कौन से पूरे एशिया की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। आपको ये मैप दिख रहा होगा, बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए। उधर ऊपर की तरफ क्या है, आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन में अगर हम इधर से चलेंगे ऊपर की तरफ से, पहले जो एरिया यानी ये हाईलैंड टाइप का है, इधर से नदी कुछ ऊपर जाती है, कुछ इधर जाती है, कुछ इधर आती है, कुछ इधर आती हैं, ठीक है। तो ये उच्च भूमि टाइप का मिलता है। यहीं पे आपको क्या था, माउंटेन है आपका, हिमालय माउंटेन, ठीक है। और यहाँ पे आपने देख ही लिया था कौन सा माउंटेन था। तो अब देख लीजिए इसके इम्पोर्टेंट रिवर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस शब्दों पे, तब भी क्लियर होगा। यहाँ पे है बैकाल लेक, बैकाल लेक के पास से एक नदी निकलती है लीना रिवर, और जाके कहाँ पे गिरेगी, आर्कटिक वाले ओशियन में गिरेगी लीना रिवर, ध्यान रखना। इसके पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटी सी रिवर क्या है, कोलिमा रिवर है। एक रिवर यहाँ से निकलती है और ये ऐसे बढ़ते हुए जाके गिरती है कहाँ पे, पोहाई की खाड़ी वाले एरिया में गिरती है, इसको क्या बोलते हैं, अमूर रिवर, ठीक है। इसके आप इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा वांगहो रिवर, ऐसे बढ़ते हुए आप आके गिर जाती है कहाँ पे, ईस्ट चाइना सी में गिर जाती है, ठीक है। और यहीं पे इस चाइना सी में नहीं बल्कि गिरेगी कहाँ पे, यहाँ पे पोहाई की खाड़ी में गिरेगी, और ये वाली गिरेगी ओखोटस्क सागर में, ठीक है। ये ओखोटस्क सागर में गिरेगी, पोहाई खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ ईस्ट चाइना सी हो जाता है, और यहीं पे मिलता है क्या, एलोसी, इसके नीचे ईस्ट चाइना सी है, और इधर आप आएंगे साउथ चाइना सी मिल जाता है, ठीक है। यांगसी आप देख लें, ये हो गया हुआंगहो हो गया, और यही यांगसी आपके इधर आके गिर रही है, हुआंगहो इधर गिरती है और यांगसी यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद आप मेकांग देखेंगे, इधर आते एक रिवर, ये हो गई आपकी मेकांग रिवर, यहाँ पे गिरती है कहाँ पे, साउथ चाइना सी में गिर जाती है। इसके बाद आप देखेंगे तो इरावदी रिवर यहाँ पे गिरती है आ करके, यहीं पे आके सालवन गिर जाती है, ये भी आपने देखा था उधर वेस्ट एशिया वाले पोर्शन में। ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है, ऐसे बढ़ते हुए आके गिरती है कहाँ पे, अरेबियन बंगाल की खाड़ी में। गंगा निकलती है, भी आके इससे मिल जाती है। इधर आपने देखा था इंडस, ये भी गिरती कहाँ पर, अरेबियन सागर में। तो ये सब नदियाँ दिख रही हैं आपको, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक नदी और जा रही है इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है, क्या नाम है इसका, एनसी सबसे बड़ी नदी रूस की मानी जाती है, ठीक है। और यही आपने देखा था साइबेरिया वाला क्षेत्र। अब इसके बाद एक ओब नदी है, ओब रिवर जाके यहाँ गिरेगी, ओब की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद ओब की एक सहायक नदी भी मिलती है, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आपको मिल गया क्या, बलखास लेक हमने पहले देखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं वेस्ट की तरफ, आपको मिलेगा एक सिरदरिया रिवर और एक अमू दरिया। सिरदरिया यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाके अरल सागर में गिरेगी, अमू दरिया निकलेगी, ये भी जाके फाइनली अरल सागर में गिर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यूराल पर्वत से, यूराल माउंटेन में निकलेगी और जाके कहाँ पे गिरेगी, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। इसके बाद दो नदियाँ और निकलती हैं यहीं पे, जो मैंने आपको भी बताया हिस्सा कहाँ पे, आर्मेनिया का जो आर्मेनियन नाट थी, यहाँ पे अनातोलिया के पठार से दो नदियाँ निकलती हैं, एक यूफ्रेट्स निकलती है और एक टाइग्रिस निकलती है। ये दोनों नदियाँ कहाँ पे गिरेंगी आकर के, पर्शियन गल्फ में सारी नदियाँ गिर जा रही हैं। यानी अब इस मैप में आप मेजर नदियाँ जो हैं आपने इसको देख लिया, समझ लिया। थोड़ा सा वीडियो को जूम करके करेंगे क्योंकि ये इमेज है, ये फट रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा जूम करके पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अपने साथ में मैप रखा करिए ज़रूर, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। इधर आपने देख लिया आर्कटिक ओशियन था, ठीक है, आर्कटिक ओशियन था। इधर आपने देखा कौन सा, पैसिफिक ओशियन था, इधर आपने पैसिफिक ओशियन देख लिया। तो अब आपको एक पता चल रहा होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊंचा है, यहाँ भी हिस्सा ऊंचा है, इधर वाला हिस्सा, इसकी इधर नदी गिर रही है, और इधर सब इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, कुछ इधर और कुछ इधर की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से ऊंचाई वाला पोर्शन ऐसा है, इधर से इधर नदी जा रही है, इधर सब की तरफ यहाँ से बढ़ जा रही है, क्योंकि ये ऊंचाई वाला हिस्सा होता है। इसीलिए आपको मैंने बताया कि ये वाला हिस्से से यहाँ से नदियाँ सब तरफ बट जाती हैं। ओके, आप यहीं देखे थे कौन सा प्लेटू था, कौन सा प्लेटू था, तिब्बत का पठार था, ठीक है, ऊंचाई भूमि है। समझ में आ गया। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ इस सेक्शन में पड़ती हैं, इसको देख लेते हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, पहला है जॉर्डन, यूफ्रेट्स, टाइग्रिस, करुण, अरास,
अमू दरिया और से दरिया, यही इंपॉर्टेंट इस सेक्शन की नदियां हैं। वेस्ट एशिया की इतनी ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अब इस मैप को थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें और क्लियर हुआ होगा। सारी नदियों को एक बार और ढंग से थोड़ा सा देख लीजिए। अभी हम ये बात कहाँ कर रहे हैं, ये एशिया यानी इंडिया के साउथ एशिया की तरफ बात कर रहे हैं, इंडिया के इधर की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ से का निकला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से इसको भी देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपकी एक नदी निकली है माउंट कैलाश के माउंटेन से, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ये फिर आके गिरेगी कहाँ पे, अरेबियन सागर में। क्या नाम इसका है, इंडस है, सिंधु। सिंधु की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, सतलज है। इसके बाद झेलम है, चेनाब है, रावी है, ठीक है। ये सब आके मिलती है कहाँ पर, इसी सतलज में मिल जाती हैं। फिर गंगा नदी निकलती इधर से साउथ की तरफ बढ़ती है, फिर इधर साउथ ईस्ट में हो जाती है, ईस्ट की तरफ इसका मुहाना हो गया, और लास्ट में जाकर के ये भी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है, एक क्या है, गोमती नाम का है, ठीक है। इसकी सहायक नदी ये भी निकलती है। और एक नदी यहीं से और निकलती थी इसके नीचे से ही, क्या नाम था उसका, इलाहाबाद में जाके मिलती है, क्या नाम है इसका है, यमुना, ठीक है, यमुना। अब एक नदी आप देखेंगे तो ऊपर से निकलती यहीं कैलाश के पास से ही, कौन सी नदी है, यारलुंग सांगपो, इसको आप ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। एंट्री करी इंडिया में और करते हुए फिर जाके फाइनली बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। इसका नाम क्या हो जाता है, अब यमुना। बांग्लादेश के लोग इसको यमुना कहते हैं और पद्मा कहते हैं किसको, गंगा को। और ये दोनों जब मिल जाती हैं पद्मा और यमुना, तो इसको हम मेघना, यानी यहाँ के लोग इसको मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना कह देते हैं, राइट, ऑलराइट। इसके बाद हम आगे आते हैं तो एक नदी आपको इरावदी, ये भी पठार से निकलती है, यहाँ से ऐसे दक्षिण की तरफ आते हुए फाइनली कहाँ गिर जाती है, ये भी अंडमान सागर में गिर जाती है। एक नदी और है, यहाँ से निकलती है तिब्बत के पठार से ऐसे बढ़ते हुए, इसका नाम है सालविन, बढ़ते हुए ये भी आती है कहाँ पे, आपको अंडमान सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, इसको मर्तमान की खाड़ी भी आप कहते हैं, ओके, ऑलराइट। एक नदी और यहाँ से ऐसे एक तरफ आती है साउथ में ही, और साउथ में आते होते ऐसे घूमते हुए बॉर्डर बनाते हुए सब कंट्रीज से आपको मिलेगी कहाँ पे, साउथ चाइना सी में नदी गिर जाती है, ठीक है। आपने इसको भी देख लिया, क्या नाम इसका, इसका नाम है मेकांग। मेकांग बहुत बड़ी नदी है और ये बॉर्डर बनाती है सभी कंट्रीज, किससे किससे बॉर्डर, चाइना से है, लाओस से, थाईलैंड से, कम्बोडिया से और वियतनाम से, इन सबसे बॉर्डर बनाते हुए नदी मेकांग गिरती कहाँ पर, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी इसका नाम है, ठीक है। एक नदी आपको देखी जाएगी यहाँ पे, इसका क्या कहते हैं, यांगसी नदी है। ऐसे बढ़ते हुए आप ऊपर की तरफ चले जाएगी, ये ऐसे बढ़ते हुए कहाँ गिर रही है आकर के, यहाँ पे गिर जाएगी, कौन सा सागर है यहाँ पर, ईस्ट चाइना सी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक नदी छोटी सी पर्ल है, पर्ल नदी ऐसे आके गिरेगी कहाँ पे, ये भी साउथ चाइना सी में गिर जाती है। छोटी नदी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी नदी यहाँ पे तिब्बत के पठार से निकलती है, आप देख लीजिए ऐसे, ये है एलो रिवर इसको आप बोलते हैं, या इसी को आप हांगहो भी कहते हैं। ये भी आके पोहाई की खाड़ी में गिर जा रही थी, ठीक है। यहीं पे आपने देखा था क्या था, एलो सागर था, एलो सागर यहीं पे बढ़ रहा था। तो ये भी कुछ आप मेजर रिवर्स को आपने देख लिया, कहाँ पे कैसे गिर रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि नदियों का उद्गम हमेशा माउंटेन से या किसी ग्लेशियर से होता है, ऊंचाई से निकलती है वो किसी सागर में जाके गिरती हैं। तो आपने देख लिया कि यहाँ से तिब्बत का पठार ऊंचाई वाला हिस्सा है, यहाँ से नदियाँ कुछ इधर आ रही हैं, कुछ ऐसे आ रही हैं, कुछ इधर की तरफ चले जा रही हैं। तो ये कुछ आपका आइडिया बन रहा होगा रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब इस वाले मैप को भी आप देख सकते हैं, इसमें भी सब नदियाँ वही हैं, छोटी मोटी नदियाँ हैं, सब उधर की तरफ गिर रही हैं, आर्कटिक की तरफ गिर जा रही हैं जाकर के, ठीक है। आपने देखा है कि ओल्गा रिवर है, ठीक है, इधर से निकल करके आके गिरती है कहाँ पे, ओल्गा रिवर भी कैस्पियन सागर में गिरती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से देख लिया आपने, इधर आपने ओब देखा ही था, ओब जाके यहाँ पे ओब की खाड़ी में गिर रही थी, ये भी इंपॉर्टेंट थी। एनसी आपने देखा था ऐसे निकलते हुए यहाँ पे आके गिर रही थी। इसके बाद आपने इधर देखा था लीना रिवर, लीना रिवर भी यहीं से निकलती थी, ऐसे घूमते हुए आके यहाँ पे गिर रही थी। कोलिमा आपने इधर का देख ही लिया, ठीक है। वही नदियाँ हैं जो मैं आपको दूसरे मैप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नॉर्थ वाला एशिया पड़ रहा है, ठीक है। ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं रसिया वाला हिस्सा देखने को मिलता है, ओके। अब थोड़ा थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं सभी नदियों के बारे में, जैसे हमने आपको मैप में दिखाई दिया, बस थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए, लिख लीजिए। टाइग्रिस रिवर और फरात रिवर, यानी यूफ्रेट्स रिवर या टाइग्रिस रिवर। यूफ्रेट्स की उत्पत्ति आर्मेनिया नॉट
से होती है। टाइग्रिस की उत्पत्ति हजारा झील से होती है। खजूर के लिए दोनों प्रसिद्ध हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं और फारस खाड़ी में आकर फाइनली गिर जाती है। मैंने आपको लोकेशन दिखा दिया। सिर दरिया कहाँ से? अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा बॉर्डर बनाती हुई है और उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर बनाते हुए फाइनली ये अरल सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ पर गिरती है? अरल सागर में गिर जाती है, सिर दरिया और अमू दरिया। अभी हमने यहाँ देख लिया दो नदियों के बारे में। टाइग्रिस ऊपर की तरफ है, नाड़ की तरफ ऐसे बहते हुए आके गिरेगी कहाँ पे? पर्शियन गल्फ में। और फिर यूफ्रेट्स नदी है, ये भी ऐसे बहते हुए आके मिल करके दोनों मिल जाते हैं कहाँ पे? पर्शियन गल्फ में। तो ये आपने देख लिया कौन सी नदी? यूफ्रेट्स और टाइग्रिस। अब सिर दरिया नदी देखते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए अमू दरिया और सिर दरिया। किर्गिस्तान में तिएन शान माउंटेन से निकलती है, उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में बहते हुए फाइनली अरल सागर में ये भी गिर जाती है। मैंने आपको दिखा दिया, देख लीजिए। ऊपर की तरफ आप आएंगे तो यहाँ से निकलती है नदी ऐसे बहते हुए, ठीक है। ऐसे बहते बहते सिर दरिया जाकर कहाँ गिरेगी? अरल सागर में गिर जाती है। एक नदी यहाँ से है, ऐसे निकलती है बहते हुए तजिकिस्तान होते हुए कहाँ पर गिरेगी? जाकर के फाइनली अरल सागर में गिर जाती है। ऊपर है सिर दरिया, नीचे की तरफ है अमू दरिया। ये आपको कभी कोई सिक्वेंस पूछ लेगा कि नॉर्थ में है या साउथ में है। और दोनों कहाँ से निकल रहे हैं? यहाँ पे जो आपका माउंटेन एरिया था, माउंटेन का जो क्षेत्र था वहाँ से निकल रही हैं और फिर ये बढ़ते हुए यहाँ पे आके गिर जाती हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फिर देख लेते हैं जॉर्डन रिवर के बारे में। जॉर्डन रिवर हरमन पर्वत से निकलती है, उत्तर दक्षिण में बहते हुए भ्रंश घाटी से होकर के यह मृत सागर में डेड सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? जॉर्डन रिवर की बात कर रहा है। जॉर्डन रिवर देख लीजिए, यही हिस्सा है वो जिसके बारे में बात कर रहा था। ऊपर क्या है आपका? लेबनान है, मेडिटेरियन ओशियन से लगा हुआ बॉर्डर इसका है, ठीक है। ये इजराइल है, इसका यही गाजा ट्रिप्स है, यानी इतना जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इतना हिस्सा यही गाजा ट्रिप्स है जो हम लोग इसमें डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं। इसी को मैटर को लेकर के इसमें न्यूज़ बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ तक जो हिस्सा पड़ रहा है ये है वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्ट बैंक के इतने हिस्से में आपको ये मिलेगी क्या है? यही डेड सी है, डेड सी, मृत सागर। नदी कहाँ से निकल रही है? आप देखेंगे यहाँ से निकलती है, जॉर्डन लेबनान से होते हुए निकलती है, ठीक है। बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे और हाइट से करते हुए फाइनली कहाँ गिरेगी? डेड सी में आके नदी ये गिर जा रही है। कौन सी नदी है ये? इस नदी का नाम क्या? जॉर्डन रिवर है। ओके, ऑलराइट। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज हैं पूरे एशिया, वेस्ट एशिया की, उसको देख लेते हैं। वाटर बॉडीज यानी जल निकाय, जैसे लाल सागर, रेड सागर, डेड सागर, वान लेक, उर्मिया लेक, इसके बाद फारस खाड़ी, कैस्पियन सागर और अरल सागर। इन सबको हम लोग एक मैप में देख लेते हैं कौन कौन से वाटर बॉडीज वेस्ट एशिया के आपके इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाल सागर, रेड सी। रेड सी के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है देख लीजिए फैक्ट्स थोड़ा सा। सीमावर्ती देशों में जैसे सऊदी अरबिया है, यमन है, मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है, ये सब देश शामिल हैं इसमें। अभी मैप में आपको दिखा दूंगा। सुएज नहर द्वारा भूमध्य सागर को जोड़ती है ये। इसका निर्माण अरब प्रायद्वीप को की दरार से हुआ है। इसका निर्माण क्या है? अरब प्रायद्वीप की दरार से हुआ है, यानी अरबियन पेनिनसुला जो इधर भाग रहा है और इधर का हिस्सा क्या है? अफ्रीका है। दोनों के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको आप रेड सी कहते हैं। तो इसके दरार से इसका निर्माण हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड काफ़ी मात्रा में होता है और यहाँ पे हाई पेरेसी भी है, उच्च चोरी भी होती है। अब दूसरी पॉइंट, अल बाब अल मंदेब से जल संधि से ये अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अकाबा की खाड़ी लाल सागर को उत्तर पूर्वी विस्तार है, यानी लाल सागर का उत्तरी पूर्वी जो विस्तार है वो क्या है? अकाबा की खाड़ी है। इसका इंपॉर्टेंट आपको देखना है। इसकी सीमा मिस्र से, इजराइल से, जॉर्डन से और सऊदी अरबिया से लगी। किसकी सीमा? किसकी सीमा की बात हो रहा है? अकाबा की खाड़ी की, ठीक है। इसके बाद सुएज खाड़ी लाल सागर का उत्तर पश्चिमी विस्तार है और ये मिस्र का एक हिस्सा है। सुएज का जो कैनाल है वो किसका भाग में है? तो मिस्र के हिस्से को काट के बनाया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी मैप में, ठीक है। देखते हैं मैप में। अब देख लीजिए एक मैप है ये। मैप में आपको दिख रहा होगा रेड सी। रेड सी कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहले आप रेड सी को लोकेट करिए। रेड सी आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा ये हिस्सा पूरा आप देख लेंगे तो ये हिस्सा आपका पूरा पड़ा क्या? रेड सी। ये रेड सी हो गया।
ठीक है। इधर आपका गल्फ ऑफ अदन से घिरा हुआ है, यहाँ आपने देखा थे कौन सी जल संधि है, बाबल मंदाब है जल संधि, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इधर की तरफ तो यहाँ पे जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा है। ध्यान से देखिएगा, गल्फ ऑफ अकाबा है, ये जो पूरा हिस्सा है ये हिस्सा, यहीं पे आपका क्या सिनाई का पेनिनसुला है। क्या बोलते हैं इसको, सिनाई का पेनिनसुला इसको बोला जाता है, ठीक है। कौन सा पेनिनसुला, सिनाई का पेनिनसुला। ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये सिनाई का पेनिनसुला है, जो कहीं कहीं किसका भाग है, इजिप्ट का भाग है, ठीक है। यहाँ पे यही आपका जो पोर्शन दिख रहा है, यही वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, ये वाला हिस्सा काट करके बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सुएज कैनाल। तो कह सकते हैं सुएज कैनाल किसका भाग है, इजिप्ट का ही भाग है, ठीक है। अकाबा की खाड़ी कहाँ थी, आपने देखा कहाँ खाड़ी है अकाबा की, अकाबा की खाड़ी आपकी यही वाले हिस्सा जो है अकाबा की खाड़ी है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद आप आते हैं इधर का जो हिस्सा यही काट के बना दिया गया सुएज कैनाल। आप देख लीजिए किस किस कंट्री से ये देश ये सी है जो घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे तो आप इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या है, सऊदी अरेबिया से घिरा हुआ है, ठीक है। यमन से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। इसके बाद जिबूती आ जाएंगे, अफ्रीका वाला इससे लगा हुआ है। इरिट्रिया वाला जो हिस्सा है उससे लगा हुआ है, ठीक है। जिबूती इरिट्रिया इसमें टच करते हैं। इसके बाद सूडान से भी टच करता है बॉर्डर और इजिप्ट से करता है बॉर्डर। इजिप्ट का पूरा पोर्शन यहाँ तक है, ठीक है। इतने देशों से ये बॉर्डर लगा हुआ है रेड सी का। अगर आप टोटल पूछ दें किस किस देशों से घिरा हुआ है तो आप बताएंगे क्या, सऊदी अरेबिया, यमन, इसके बाद जिबूती, यहाँ थोड़ा सा पोर्शन सोमालिया का भी पड़ता है, लेकिन सोमालिया अरबियन सागर में आ जाता है, यानी गल्फ ऑफ अदन में आ जाता है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इरिट्रिया आता है, इसके बाद सूडान आता है और लास्ट में इजिप्ट आता है। इन सभी देशों से रेड सी घिरा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। बोलेंगे फिर उसके बाद जो लास्ट हिस्सा बचता है इसको काट करके हमने क्या कर दिया, मेडिटेरेनियन सी में जाने का रास्ता बना दिया, ट्रेड करने के लिए कर दिया, ठीक है। और ये रेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट सी होता है ट्रेड के मकसद से। और यहीं पे आप देखें सोमालिया पड़ता है नीचे की तरफ, तो सोमालिया वाले एरिया में सोमालिया के लुटेरे होते हैं और ये वाला हिस्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लुटेरों के लिए। वो क्या करते हैं, चोरी करने के लिए, लूटने के लिए, शिप्स वगैरह को लूटने के लिए यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, ओके। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ, फरसान आइलैंड। फरसान आइलैंड कहाँ पड़ता है, आप देखेंगे तो रेड सी में पड़ता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डेड सी के बारे में पढ़ लेते हैं। डेड सी जो है जॉर्डन और इजराइल की सीमा बनाता है। यह एक भूमि से घिरी हुई साल्ट लेक है। कैसी लेक है, साल्ट लेक है। किसकी बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। ये एक साल्ट लेक है, यानी मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील, साल्ट लेक इसको कहते हैं। क्या नाम इसका, डेड सी है। सी क्यों नहीं हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सी एक तरह से बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है और किसी ओशन से लगा नहीं है, तो यानी कह सकते हैं एक लेक की तरह से यह साल्ट लेक मान सकते हैं, ठीक है। इसको डेड सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेड सी, डेड जोन बन जाता है साल्ट होने की वजह से, ज़्यादा नमक होने की वजह से ये डेड जोन बन जाता है, इसलिए इसको डेड सी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ है ये गहराई में बहुत गहरा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और यहाँ पर जो भी जीव जंतु रहते हैं वो मरने लगते हैं, घुटन होने लगती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इसलिए हमको डेड सी कह सकते हैं, ओके, ऑलराइट। अब ये क्या है, रिफ्ट घाटी में स्थित है। कौन सी बात हो रही है, रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं, रिफ्ट मैंने बताया था जब दो प्लेटें टूटती हैं तो अलग से एक एरिया बन जाता है, ये इधर जा रही है इधर जा रही है, तो यहाँ का जो हिस्सा बनता है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट बोलते हैं। तो ये रिफ्ट में बना हुआ है, यह भूमि की सतह पर सबसे निचला बिंदु माना जाता है, यानी भूमि की सतह का सबसे निचला बिंदु मैंने आपको बताया था कि एक डिप्रेशन होता है भूमि पर। जब समुद्र तल से गहराई अधिक होती है भूमि में तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, यानी सबसे लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं, ओके, ऑलराइट। इसके बाद हम आते हैं वान लेक के बारे में। वान लेक पृथ्वी पर दूसरी सबसे अधिक खारे पानी की झील कहा जाता है, वान लेक। वान लेक आपकी कहाँ है, अभी हम आगे मैप में देखते हैं। अब इस मैप में देखिए वान लेक या लेक वैन इसको कहते हैं, तुर्की में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुर्की में स्थित है, एशिया का सर्वाधिक खारा पानी की झील है। इसके बाद हम आते हैं उर्मिया लेक के बारे में। उर्मिया लेक ईरान में है और ये रामसार साइट्स भी है, मैंने आपको पहले बताया था। रामसार साइट 1971 में रामसार कन्वेंशन किया गया था। इसके बाद यही इसी झील को बचाया गया था, प्रिजर्व किया गया था और फिर उसके बाद वहीं से ये एक इनिशिएटिव चला और रामसार साइट्स का आज निर्माण हो रहा था। इसको आप बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया में कुल कितने वेटलैंड्स हैं,
ठीक है। और सबसे पहले आपकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, मैंने आपको बता दिया ईरान से हुई थी और 1971 में शुरुआत हुई थी। उर्मिया लेक का जो 90% पानी है वो ख़त्म हो चुका है, सिकुड़ चुकी है लेक, ये झील ख़त्म हो चुकी है। ओके ऑलराइट, अब इन दोनों लेक्स को आप यहाँ पे मैप में देख लीजिए। मैप में देखेंगे आप, ये पूरा एशिया है, आप देखेंगे तो एक दरियाए नमक यहाँ मिल गया था, आपने देखा था। उर्मिया लेक आपने देख लिया कहाँ पर, ईरान में है। ईरान में दोनों है, दरियाए नमक भी है और उर्मिया भी है। यहाँ तुर्की है, तुर्की में आपने देखा लेक वैन, लेक वैन तुर्की में है। अब लेक वैन और उर्मिया लेक दोनों के बारे में आपने पढ़ लिया फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों के क्या हैं, ये दोनों खारे पानी की झील हैं। ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आते हैं फारसी खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के बारे में। पर्शियन गल्फ का जो बॉर्डर लगा हुआ है किस किस देशों से लगा हुआ है, ईरान से लगा हुआ है, इराक से लगा है, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, बहरीन से, संयुक्त अरब अमीरात से और ओमान से, इन सब से ये बॉर्डर लगा हुआ है। इसके बाद फारसी खाड़ी तटीय क्षेत्रों में विश्व के पेट्रोलियम संसाधन के रूप में सबसे बड़ा एकल स्रोत माना जाता है, एकल स्रोत माना जाता है। यानी सबसे बड़ा क्षेत्र किसके लिए है इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट आपका पेट्रोलियम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। हार्मुज की जल संधि इसे ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ये भी फैक्ट आपने पढ़ लिया, देख लिया था, राइट। आप सब फैक्ट को देख लीजिए आप। ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको किसका, पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये है कतर, ठीक है, जो पूरा पूरा क्या है पर्शियन गल्फ में मिल रहा है। इधर हिस्से आएंगे आपको यूएई मिल जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा हिस्सा आप आएंगे तो मिल जाएगा क्या, सऊदी अरेबिया। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा पड़ रहा है ये वाला मिलता है किसका, कुवैत सिटी का हिस्सा, ये इतना कुवैत है। इराक का भी थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे लगता है। इसके बाद ये पूरा हिस्सा आप घेर के चले जाएंगे तो कौन से मिल जाएगा, ये पूरा हिस्सा आपका ईरान मिल जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन आपने घेर दिया ये क्या है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है, पर्शियन गल्फ है। हार्मुज स्टेट की बात किया तो ये जो हिस्सा है ये हार्मुज स्टेट है, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ रही है। कौन सी गल्फ, कौन सी स्टेट है, हार्मुज स्टेट है, इसको यहाँ से जोड़ रही है। ऑलराइट, आपने देख लिया किस कंट्री से घिरा हुआ है, आपने देखा इधर क्या है, ईरान है, इधर यूएई है, ठीक है, यूएई। इसके बाद फिर आप आए दोहा इसके बीच में पड़ता है यानी कतर वाला हिस्सा। इसके बाद सऊदी अरेबिया नीचे की तरफ, यहाँ पे कुवैत सिटी, यहाँ पे थोड़ा सा ईरान और इधर पूरा का पूरा हिस्सा इराक और इधर से ईरान। यानी कुल कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इसका जो बॉर्डर शेयर करता है कौन सा कंट्री है, वो आपका है ईरान है। ईरान सबसे बड़ा बॉर्डर इसका शेयर करता है। सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है, थर्ड नंबर पे यूएई है, ठीक है। इसके बाद फिर आप है कुवैत सिटी और सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है कौन सा, इराक है। इराक सबसे कम बॉर्डर इसका शेयर करता है। ओके ऑलराइट, समझ में आ गया। वीडियो को रोक करके आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ये किसका है, ओमान का हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ओमान का हिस्सा यहाँ पे पड़ता है, जबकि ओमान की खाड़ी में हिस्सा ये पड़ता है, इसमें नहीं है। ओके ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी, इसकी सीमा अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान से लगती है और ये खनिज संपदा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। यानी कि मिनरल्स यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसका मैप देखते हैं। मैप में क्या देखेंगे, कैस्पियन सी किस किस कंट्री से लगा हो, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट। कैस्पियन सी का बड़ा आप देख लीजिए पहले, ये जो हिस्सा पूरा मैं बना रहा हूँ आप देखिए, ऐसे बनाते जाया करिए, देखते जाया करिए पूरा हिस्सा। कैस्पियन सी यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछता है और आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ओके, अब देख लीजिए कौन कौन सा बॉर्डर लगा हुआ है। आप देखेंगे इधर तुर्की लगा हुआ है, इसके बाद तुर्की के बॉर्डर फिर क्या है, अजरबैजान का बॉर्डर, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगा, ध्यान देना है। कजाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। इसके बाद आप चले जाएंगे तो ऊपर रसिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक रसिया लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मैं आपको मिटा देता हूँ पहले। अब देखिए पहला है तुर्की, तुर्की कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा हिस्सा जो तुर्की का हिस्सा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लगा हुआ है। इसके बाद हम ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, तो ये पूरा हिस्सा जो है पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक किससे लगा है, कजाकिस्तान से लगा है। दूसरा यहाँ से आते हैं, ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक किससे लगा है, रसिया से लगा है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम आते हैं तो किससे लगा है, अजरबैजान से। इसके बाद यहाँ से आप लेके आते हैं पूरा नीचे यहाँ तक तो किससे लगा है, ईरान से लगा है। यानी हम कह सकते हैं किससे किससे लगा हुआ है। पहला आप देखेंगे उधर ऊपर से चलेंगे, अगर इधर से क्लॉकवाइज तो पहले नंबर पे कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पे तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद तीसरे नंबर पे ईरान, चौथे नंबर पे आपका
अजरबैजान, ठीक है, चौथे नंबर पे अजरबैजान, पाँचवें नंबर पे आपको मिल गया रसिया। यानी कुल मिला के कितने देश से लगा हुआ है? 5 कंट्री से। कितने देश से लगा है? 5 कंट्री से, ठीक है, 5 कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है। ऑलराइट, क्लियर हो गया? ठीक है, अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, सब बॉर्डर अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, बॉर्डर यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, आगे चलते हैं फिर। अब आते हैं अरल सागर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान और ईरान, इन सारे देशों से ये बॉर्डर घिरा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है। अब इसके बारे में फैक्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको है कि ये जो लेक है ये साल दर साल क्या हो रही है, ये साल दर साल ये ख़त्म होते चल जाए। पहले इतनी बड़ी लेक थी, अब इसमें ख़त्म होते होते सेडिमेंट्स इकट्ठा होते होते कुछ इस तरह से हो गई। और प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे 2000 का ये डेटा है, तो 2000 में कुछ इस तरह से है, और आज हम चल रहे हैं 2020 तक का डेटा है। अब हम देखेंगे तो इसमें इसका जो एरिया है बहुत कम हो गया है, ठीक है। फैक्ट देख लेते हैं। पहले यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, ठीक है, लेकिन अब इसका पानी जो घट करके 1/10 हो गया है। क्या हो गया? 1/10 रह गया है। यानी अगर आप 100 में से 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 1/10 यानी 90% इसका हिस्सा घट चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये क्यों हुआ होगा? हो सकता है कि पोचिंग की वजह से, या हो सकता है कि यहाँ पे लोग सेडिमेंट्स नदियों के द्वारा या अलग अलग नालों के द्वारा सेडिमेंट्स इकट्ठा होते होंगे, लोग धीरे धीरे क्या ऐसे कब्जा करते चले गए होंगे, इसीलिए ये लेक ख़त्म हो गई है। और ये लेक पड़ती किस एरिया में है? ये लेक पड़ती है आपकी कोल्ड एरिया में पड़ती है, ठीक है। कोल्ड लेक इसे हम कह सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा समय लेते हैं हम एशिया की, यानी वेस्ट एशिया की जलवायु, क्लाइमेट क्या होती है वेस्ट एशिया की। वेस्ट एशिया क्लाइमेट क्या है? शुष्क है, एरिड है और हाफ एरिड कह सकते हैं, यानी कि ड्राई है, एरिड और सेमी एरिड दोनों क्षेत्र इसको कह सकते हैं, दोनों पाया जाता है। पानी की कमी इस क्षेत्र में पाई जाती है, इससे सऊदी अरेबिया हो गया। अरब पेनिनसुला पे बहुत ही कम ऐसे देश हैं, जैसे मान लीजिए ईरान है, और ईरान का जो क्षेत्र है या समुद्री जल के आलावड़ीकरण के कारण, यानी समुद्री जल पे ये पूरा ईरान देश निर्भर होता है। पानी की बहुत ही कमी है वहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि पानी की बहुत मात्रा कमी होती है। कृषि बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बहुत कम कृषि होती है यहाँ पर। मिट्टी मरुस्थली है, ठीक है, डेजर्ट एरिया तो मरुस्थली रहेगी। पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग है अर्थात तुर्की का, इजराइल का, सीरिया का, ये भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु किसे कहते हैं? थोड़ा सा आप मैप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपने बना दिया पूरा वर्ल्ड, ठीक है, पृथ्वी। 0 डिग्री जो होता है, यहाँ से 0 से लेके 5 तक का ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो हिस्सा होगा ये होगा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होगा? क्लाइमेट, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु। तो इसके एरिया में जितने भी कंट्री पड़ेंगे सब क्या होंगे? सब के सब इक्वेटोरियल क्लाइमेट के इफेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे भूमध्य रेखीय थोड़ी बहुत कृषि होती है, भूमध्य सागरीय कृषि, इक्वेटोरियल, भूमध्य सागरीय का मतलब इक्वेटोरियल नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन वाला, ठीक है। मेडिटेरेनियन कृषि यहाँ पे थोड़ी बहुत पाई जा सकती है। क्या क्या खेती होगी? संतरे की खेती होगी, अंगूर की खेती होगी या चेरी की खेती होगी, यानी ठंडे चीज़ें पाई जाती हैं इस एरिया में जहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलती है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पे खेती थोड़ा बहुत ठंडे फलों की होती है। तुर्की में क्या होता है? जैतून खेती होती है। लेबनान में क्या होता है? फल और जैतून खेती होती है। इजराइल में जाफा, संतरा, टमाटर और नींबू होते हैं, ठंडे क्षेत्र में होती है, ठीक है। ये सब उगाए जाने फसलें जैसे हैं, कॉफ़ी भी होती है थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत शीतोष्ण फल भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहा है जहाँ पे मेडिटेरेनियन कृषि होती है, मेडिटेरेनियन सागर के पास की बात हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ी फसलें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब हम आ जाते हैं संसाधन पे। क्या क्या संसाधन यहाँ पे मिलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि तेल में और प्राकृतिक गैस में अच्छा क्षेत्र माना जाता है। आधे से अधिक पूरे विश्व का तेल भंडार यहाँ पे मिलता है, और प्राकृतिक गैस में भी ये 40% क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। कितना? 40% पाया जाता है। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ईरान, इराक और कुवैत, ये सबसे प्रमुख क्षेत्र किस मायने में है? तेल के मायने में है। और आपका अधिकतर तेल पूरी दुनिया में यहीं से मैक्सिमम जाता है। इंडिया में भी यहीं से सबसे अधिक तेल आता है, राइट, ओके।
और प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है? इजराइल के पास कॉपर मिलता है, ब्रोमाइड मिलता है, पोटास, क्ले और मैग्नीज, ये सब का भंडार कौन सा देश है? इजराइल है। इसलिए इजराइल किसी में सबसे अधिक ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में या कह सकते हैं कि मिसाइल्स वगैरह में, डिफेंस वगैरह में सबसे नंबर 1 पे इजराइल क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसके पास पाए जाते हैं। ओके, ऑलराइट। यमन और तुर्की के पास जैव विविधता मिलती है और प्लस जल संसाधन के भी मात्रा में सेम, मतलब थोड़ा सा हाई है। ओके, इसके बाद एग्रीकल्चर देखेंगे थोड़ा सा। एग्रीकल्चर में उष्णकटिबंधीय कृषि पाई जाती है, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर यहाँ पाया जाता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत कपास की खेती होती है, तंबाकू की होती है, चावल की होती है, चुकंदर की होती है। इन फसलों से यहाँ का जो ट्रेड होता है या यहाँ का जो इकोनॉमिक है वो बेस्ड है। ठीक है, इकोनॉमिक बेस्ड है, यानी संसाधनों पे इनका निर्भर जीवन करता है। उष्णकटिबंधीय फसलें हैं जैसे जॉर्डन के एरिया में, सीरिया के एरिया में, इराक के और तुर्की, इन सब क्षेत्रों में थोड़ा बहुत उष्णकटिबंधीय फसलें होती हैं। उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं? यानी ट्रॉपिकल फसलें, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो हल्की फुल्की गर्मी वाले क्षेत्र में बोई जाती हैं, उनको हम कहते हैं, वहाँ पर ये फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, अब हम इंडस्ट्री देख लेते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री इस क्षेत्र में पाई जाती है। आप देखेंगे ईरान में, इराक में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, इन सब क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा? पेट्रोलियम क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है, तो पेट्रोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद इजराइल आप देखेंगे तो इजराइल में आपको बताया कि इजराइल तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर 1 माना जाता है और सबसे दुनिया का सबसे मजबूत रक्षा क्षेत्र में भी ये नंबर 1 है। ओके, ठीक है। अब इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कौन कौन क्षेत्र किस किस लिए फेमस है। आपने देखा टेम्परेट जो मिलेगा, टेम्परेट हिस्सा यानी ठंडा वाला 30 डिग्री वाला हिस्सा, तो टेम्परेट जो हिस्सा होगा वहाँ पे क्या होंगे? फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। इधर भी फ्रूट मिलेगा। ओमान में कॉफ़ी में नंबर 1 है, कह सकते हैं इस क्षेत्र में। कौन? यमन है। ओमान फ्रूट्स में है। काटन की खेती जॉर्डन में होगी, इजराइल वाले एरिए में, फ़लस्तीन में लगभग काटन खेती होती है। काटन आपका लेबनान में भी होता है। राइस खेती आपको मिल जाए कहाँ पे? इराक वाले हिस्से में। टोबैको, शुगर, बीट, काटन, ये सब इस हिस्से में मिल जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत खेती यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सैफरान या रेजिन, ये सब चीज़ें इधर वाले ईरान में खेती हो जाती है। थोड़ा सा मैप इसको आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी खेती कहाँ पे होती है, बस इतना याद थोड़ा सा आपको रखना है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, आगे चला जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं किसके क्षेत्र में से अन्य उद्योग क्या है? निवेश, FDI। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। कच्चे हीरे, ईंधन, अनाज और उपभोक्ताओं के सामान के लिए फेमस है एरिया। अब तुर्की में पर्यटन क्षेत्र फेमस है, ऑटोमोटिव्स है और अन्य क्षेत्रों में जैसे कि OECD का मतलब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री मतलब पेट्रोलियम। ठीक है, संस्थापक देश भी इनको कहा जाता है। अब आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ इस क्षेत्र में हो गया, डिफेंस में ये क्षेत्र एरिया इजराइल का क्षेत्र हो गया और टूरिज़्म में तुर्की हो गया। ठीक है, आपने ये देख लिया किस किस क्षेत्र में कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपने एक नज़र इस पर रख ली। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यानी बंदरगाह। इंपॉर्टेंट पोर्ट अगला हमारा टॉपिक होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट है आप एक बार इसको देख लीजिए। अब ये पोर्ट हैं, पोर्ट कहाँ पड़ते हैं हमको पता है कि पोर्ट हमेशा बंदरगाह जो है समुद्र के किनारे पे पड़ेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जेदाह है, ईरान का, सऊदी अरेबिया का जेदाह पोर्ट हो गया। अकाबा पोर्ट आप हवा खाड़ी पास पा जाएंगे। दम्माम आप देखेंगे यहाँ पे पोर्ट मिल जाएगा। बसरा यहाँ पे मिल जाएगा और बंदर अब्बास मिल जाएगा ईरान का। ठीक है, ईरान का बंदरगाह क्या है? बंदर अब्बास है। ठीक है, मस्कत क्या है किसका? ओमान का। ओमान का मस्कत बंदरगाह मिल जाएगा। यमन का अदन है बंदरगाह, किसका है? यमन का है। जेदा किसका बंदरगाह है? सऊदी अरेबिया का है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, इन सबको आप ध्यान से पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इलायट है किसका? इजिप्ट वाला पोर्शन हो गया। हैफा है आपका इजराइल वाला पोर्शन। ठीक है, बैरूत है आपका लेबनान वाला पोर्शन। और फिर आप आते हैं लटाकिया सीरिया वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है लटाकिया क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ से कि लटाकिया किसका बंदरगाह है। तो यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मैं आपको टिक कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? जेदा है, इंपॉर्टेंट है, किसका है?
सऊदी अरेबिया का है। दम्माम किसका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मस्कत किसका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एदन किसका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बंदर अब्बास किसका है, ईरान का है, आपको ये भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। बसरा किसका है, इराक का है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लताकिया जो है वो किसका है, सीरिया का है। इसके बाद बेरूत है, लेबनान का। पोर्ट हाइफा, ये सब किसके हैं, आपके किसके हैं, इज़राइल के हैं। अकाबा आपने देख ही लिया था, इसी का है अकाबा, इसी का पोर्शन पड़ता है। तो अब आपने देख लिया कि कौन कौन से पोर्ट इस क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ये वाला जो मैप आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ब्लैक, ये सब ऑयल, पेट्रोलियम या रिफाइनरी सेंटर्स कहे जाते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व माना जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लेना है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है 10 पश्चिम एशिया के इम्पोर्टेंट शहर या सिटीज़। कौन कौन से इम्पोर्टेंट शहर हैं, हमने आपको पॉलिटिकल मैप में पहले ही दिखाई दिया था, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट शहर जैसे इराक का मोसूल और बगदाद। इराक का मोसूल और बगदाद सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, मोसूल और बगदाद। टाइग्रिस नदी पर ये दोनों शहर बसे हुए हैं। इजराइल का जेरूसलम और तेल अवीव जो इम्पोर्टेंट, अभी तेल अवीव पर ही कौन सा देश ने हमला किया है, जिसको उड़ा दिया था इन्होंने, ठीक है। अब आप करंट अफेयर का पॉइंट यहाँ से जुड़ गया। अब यही हिस्सा क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया करंट अफेयर कैसे इंपॉर्टेंट होता है। कुवैत सिटी, यानी कुवैत सिटी इंपॉर्टेंट है ही। तुर्की का इस्तांबुल और अंकारा। ये जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा और जाके लोकेशन देख डालिएगा इसका मैप से, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। देख लीजिए कहाँ पे है, कहाँ की बात मैंने किया, यही हिस्से की मैंने बात किया, ये वाला हिस्सा इसमें न्यूज़ में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइट, ओके। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज के क्लास में काफ़ी चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आपको आई होगी। तो क्लासेस को देखा करिए, क्लास को पूरा वीडियो देखा करिए लास्ट तक। और हमारी पूरी टीम काम कर रही है कि आपकी हेल्प के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके आपको सारा मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। और कल दिवाली है, दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। आपका दिन अच्छा हो, आपकी दिवाली अच्छे से बीते, सब कुछ मंगलमय हो। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।